सो वेलकम गाइस। मैं एक वीडियो जो बना रहा हूँ वो है साइंस फिक्शन फिल्म्स के बारे में। और वैसे तो मैं अपने आप को ऐसे बहुत बड़ा गीक तो नहीं समझता साइंस फिक्शन का, लेकिन मुझे साइंस फिक्शन फिल्म्स जब भी पसंद आती है तो मैं उनमें पूरी तरीके से खो जाता हूँ। मतलब इस तरीके से खो जाता हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद कुछ दिनों तक, मतलब हफ्तों तक, कभी कभी मैं वापस उसके कुछ कुछ मोमेंट्स रिविजिट करता हूँ उसके बारे में। और मतलब उसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, खास करके साइंस फिक्शन फिल्म्स का जो वर्ल्ड बिल्डिंग होता है वो मुझे काफ़ी आकर्षित करता है, खास करके फिल्म देखने के बाद। तो मुझे ऐसे मतलब मैं बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्म्स नहीं देखता हूँ, जॉनर फिल्म्स जिसे बोलते हैं उस तरीके की साइंस फिक्शन फिल्म्स नहीं देखता हूँ ज़्यादा। जॉनर फिल्म्स इन अ सेंस कि जिसमें जो प्राइमरी जॉनरास होते हैं, जो कि होता है थ्रिलर, कॉमेडी या एक्शन, इसका भड़ीमार ज़्यादा होता है। और साइंस फिक्शन का जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड बिल्डिंग या फिर जो एक्सपोजिशन का पार्ट होता है वो कम होता है। तो उसको प्योर जॉनरा फिल्म्स कह सकते हैं आप। तो उस टाइप की साइंस फिक्शन फिल्म्स में ज़्यादा नहीं, मतलब देखता हूँ, देखा भी हूँ, लेकिन इतनी चाव से नहीं देखता, या फिर उसमें इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो जो जिस फिल्म के वर्ल्ड बिल्डिंग में मैं खो जाऊंगा वो उस टाइप की साइंस फिक्शन फिल्म्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और हालांकि अभी सुपर हीरो फिल्म्स आज के ज़माने में भी साइंस फिक्शन फिल्म ही है, वैसे एक ज़माने में थी, लेकिन उसका एक अलग डिस्टिंक्शन रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कुछ हालांकि उसमें अच्छी फिल्में बनी होंगी सुपर हीरो फिल्म्स में भी, साइंस जो एज अ साइंस फिक्शन फिल्म भी क्वालिफाई हो सकती है, लेकिन आई गेस उसका एक अलग डिस्टिंक्शन रखना ज़रूरी है। तो वो फिल्में इस लिस्ट में नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट नहीं है आपको जो दिखाई दे रही है, ये ऑनरेबल ऑनरेबल मेंशंस है। इसमें से कुछ फिल्में ऐसी है जो मुझे एज अ फिल्म बहुत पसंद है, पर उसमें साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से ये सॉर्ट किया है, मैंने लिस्ट बनाई है, वो मेरे खुद के रेटिंग के हिसाब से, मतलब जिस जिस फिल्म को मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है और जो टेक्निकली साइंस फिक्शन कैटेगरी में गिरती है, तो उस फिल्मों में से मैंने चूज़ करके ये लिस्ट बनाई है। तो उसमें से कुछ फिल्में जो ऐसी है, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी, जो सिर्फ टेक्निकली साइंस फिक्शन फिल्म्स है। उसमें कुछ तो एलिमेंट है जो साइंस फिक्शन बनाता है, पर मुझे वो फिल्म एज अ फिल्म बहुत पसंद है, पर उसको शायद एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बोला जा सकता। तो उसमें से पहली फिल्म है ये स्टैनली कुब्रिक की क्लॉकवर्क ऑरेंज। ये फ्यूचर में सेट कहानी है, एक तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा थोड़ा मतलब एक नेगेटिव काइंड ऑफ फ्यूचर, मतलब जिसमें एनार्की ज़्यादा है, लोग कुछ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है लोगों पे, क्राइम बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का जो सेटअप है। और इसमें जो लीड कैरेक्टर है वो उसी तरीके का एंटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट टाइप रहता है। अ, और फिर उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट, मतलब इट्स लाइक अ पैरोडी, इट्स लाइक अ डार्क कॉमेडी। तो उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक चीज़ यूज़ करती है, वो थोड़ी साइंस फिक्शन रिलेटेड है। पर बाकी ये फिल्म ऐसी साइंस फिक्शन नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, अगर आपने देखी नहीं होगी तो देखनी चाहिए। बट शायद ये साइंस फिक्शन फिल्म के मतलब डिस्टिंक्शन में नहीं बैठेगी। दूसरी ये फिल्म है, ये ज़रूर साइंस फिक्शन फिल्म के डिस्टिंक्शन में बैठेंगी, पर फिर ये एक प्रॉपर ऑनरेबल मेंशन है इस लिस्ट में। ये टॉप 10 में नहीं आ रही है, बट एक रिसेंट टाइम में जो एक लो बजट साइंस फिक्शन फिल्म, जिसको आई थिंक इसको स्क्रीन प्ले का नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर में, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म थी ये जब ये आई। और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है और राइटर है एलेक्स गार्लैंड, वो काफ़ी पॉपुलर है। अभी कुछ सालों में उसने बहुत सी फिल्में लिखी है, पहले लिखता था, अभी डायरेक्ट भी करता है, एनालेशन। ये फिल्म भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर आई थी, जो इतनी ज़्यादा उसका रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, थोड़ी क्रिटिकली पैंड कह सकते हैं। पर ये दो फिल्म इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाइलेशन एज अ फिल्म जिस तरीके से डायरेक्ट की है बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो एनाइलेशन फ्रॉम अ डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बट फ्रॉम अ नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और अदर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक मकीना एलेक्स गार्लैंड की सबसे बेस्ट फिल्म है। बहुत सिंपल प्लॉट है इसका, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 3 कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं आपको अभी पीछे फोटो पे, वही 3 कैरेक्टर्स है, और एक छोटा सा सेटअप है, लेकिन फिल्म दिखने में काफ़ी लैविश है। फिर भी बजट हुआ होगा इसका, मतलब एकदम लो बजट फिल्म नहीं है ये, प्रॉपर लैविश दिखने वाली फिल्म है। लेकिन जो सेटअप है नरेटिव का वो ज़्यादा जगहों पे नहीं होता, वो 1-2 जगह पे ही होता है। मोस्टली ये जो गंजा इसमें है ऑस्कर आइजैक, वो बहुत बड़ा मिलियनर रहता है और उसकी कंपनी रहती है, और ये जो होता है उसकी कंपनी में काम करने वाला एक इंजीनियर रहता है, दूसरा जो है टॉम हॉल ग्लीसन, और ये विजिट पे आया हुआ रहता है। ये जो उसका साइंस फिक्शन जो उसका इन्वेंशन है उसको कुछ रेटिंग देना होता है, फिर उसको कुछ तो पास उसका करना होता है, कुछ लाइक काइंड ऑफ सेंसर और समथिंग। तो वो हाँ, तो फिर क्या होता है, वो जब वो करने आता है तो उसके साथ क्या होता है, तीनों के साथ क्या होता है और कौन करता है, ये इस मतलब एक तरीके से इसका बेसिक जॉनरा थ्रिलर है, बट थ्रिलर ये लास्ट के एक्ट में बनती है, तब तक ये थ्रिलर नहीं है। तो तब तक ये जो करती है फिल्म, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो एक्सपोजिशन साइंस फिक्शन का करता है, जो कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको स्टिमुलेट करती है जो फिल्म, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो उस टाइप की ये फिल्म है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ऑनरेबल मेंशन में रख रहा हूँ क्योंकि जो टॉप 10 में फिल्म आएंगी वो मुझे ज़्यादा पसंद है, बस इसलिए। चिल्ड्रन ऑफ मैन ये एक मेरे काफ़ी पसंदीदा डायरेक्टर की फिल्म है। इसमें भी वही जैसे क्लॉकवर्क ऑरेंज में था, ये फ्यूचर में सेट है, तो यही एक पार्ट है इस फिल्म का भी कि ये टेक्निकली उस वजह से ये साइंस फिक्शन फिल्म होती है, बट ये एक्चुअली ये साइंस फिक्शन फिल्म में भी क्वालिफाई नहीं होगी, बट ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन फिल्म में क्वालिफाई होगी। एक्शन फिल्म इस इन अ सेंस की जो वॉर लाइक एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर का जो क्रिएशन है वो सब बहुत सॉलिड है, एस्थेटिकली बहुत सॉलिड है। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की माइंड बॉगलिंग है, बट अगेन ये साइंस फिक्शन फिल्म नहीं क्वालिफाई होंगी, तो ज़्यादा मैं इस पर नहीं बात करूँगा। लेकिन साइंस फिक्शन हो या ना हो, ये आप ज़रूर देख तो सकते हैं ये फिल्म। बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 मैं इसमें रख रहा हूँ, उसका रीजंस है, कुछ रीजंस है। ऑफ कोर्स फर्स्ट फिल्म इसका मतलब है कि पहले लिस्ट में होगी, बट सेकंड फिल्म मुझे, हालांकि मैंने यहाँ पर रखी है ऑनरेबल मेंशंस में, बट एज अ साइंस फिक्शन फिल्म इसमें जो पार्ट है, जो पार्ट 2 में है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है उसके साथ ही खेला गया है कि ये जो टाइम ट्रैवल हो, जो फर्स्ट पार्ट में जो इंट्रोड्यूस हो गया कि जिस तरीके से टाइम ट्रैवल करता है अपना हीरो, और ये साइंटिस्ट, मैड साइंटिस्ट, डिलोरियन बोल के कार रहता है उसका वो लोग ने टाइम ट्रैवल का मशीन बनाया रहता है उस कार का। तो उस मतलब उस या किसी भी तरीके से जब आप टाइम ट्रैवल करते हो तो उसका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल लेवल को खुद को ही चैलेंज किया, जो खुद ने वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट पहले फिल्म से, उसको सेकंड पार्ट में ये लोग ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ऐसा करोगे तो क्या गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से। तो वो मज़ेदार चीज़ें होती है इस फिल्म में। तो वो सेकंड पार्ट में, तो एज अ साइंस फिक्शन फिल्म एक्चुअली दिस इज़ मोर ऑफ अ साइंस फिक्शन फिल्म। जो पहली बैक टू द फ्यूचर है वो मोर ऑफ अ रोमांटिक कॉमेडी है, जहाँ पर साइंस फिक्शन इज़ यूज लाइक अ सेटअप, लाइक जिस वजह से वो रोमांटिक कॉमेडी इनिशिएट हो सकती है, बट इट्स प्राइमरीली अ रोमांटिक कॉमेडी, whereas this one is a more of a science fiction film and a comedy as well। तो ये एक ऑनरेबल मेंशन में आ गई। कॉन्टैक्ट, ये काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से जो स्पेस मूवीज़ बनती है, तो वैसे तो ये साइंस फिक्शन फिल्म है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब थ्रू आउट द फिल्म जो स्ट्रगल है इस फिल्म में, जो लीड प्रोटैगोनिस्ट का जो वो मिशन करती रहती है उसमें,
वो इतना रियलिस्टिक है, और लास्ट का एक्ट जो है वो पूरी तरीके से फैंटेसी ओरिएंटेड है। जो होता है एंड में, जो रिवील है, बिग रिवील जैसे आप वैसा कह सकते हो, वो काफ़ी फैंटेसी ओरिएंटेड है। तो दोनों का मिक्सचर इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये काइंड ऑफ अंडररेटेड साइंस फिक्शन फिल्म्स में से है। ये ज़्यादा इस पर बात नहीं होती, पर आपको अगर स्पेस मूवीज़ पसंद है, या फिर जो स्पेस का सेटअप करने वाली मूवीज़, जैसे अपने आप मिशन मार्स वगैरह थी, उस टाइप की मूवीज़ अगर आपको पसंद है, तो ये उसमें सबसे बेस्ट मूवी है, मतलब विदाउट अ सेकेंड थॉट सबसे बेस्ट मूवी है उस जॉनरा में। ये एक 1980s की अर्जेंटीना की फिल्म है, मैन फेसिंग साउथ ईस्ट करके। वैसे तो इसमें अब साइंस फिक्शन है या नहीं है, ये यही मिस्ट्री है वैसे मैं कहूँगा। तो आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। टेक्निकली ये भी शायद साइंस फिक्शन में नहीं बैठेगी, बट पर इतना इंटरेस्टिंग लीड कैरेक्टर जो है इस फिल्म में। इसकी एक्चुअली एक हॉलीवुड में कॉपी बनी थी, एक्स एक्स पैक करके, केविन स्पेसी था उसमें, 2001 या 2002 में कभी बनी थी। मैंने वो नहीं देखी फिल्म, पर ये ऑब्वियसली ये उससे बहुत बेटर है, क्योंकि ये बहुत सिंपल रखती है चीज़ों को। बेसिक इंटरेक्शन है, कैरेक्टर्स से आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, और उस वजह से ये फिल्म मतलब एक प्रॉपर कैरेक्टर ड्रामा भी आप बोल सकते हो इसको। इसमें जॉनरा ऐसे एज सच नहीं है, अगर पर इसको आप अगर रिलेट करोगे किसी फिल्म से, तो एक फिल्म आपको बताऊंगा मैं, वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट करके एक फिल्म है, काफ़ी क्लासिक फिल्म है 1970s की। उससे आप ये रिलेट कर सकते हो थोड़ी, जो इसका ड्रामेटिक एंगल है, जिस चीज़ों पे ये बात कर रही है, उन चीज़ों के इसमें रिगार्ड में। नेक्स्ट फिल्म है मेरी अकीरा। ये काफ़ी फेमस 80s की जापानीज़ एनिमी है। और ये इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम ही होगी। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा एनिमी फिल्म्स नहीं देखी है, पर जो उसे ये फिल्म है, इस फिल्म की एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई थी कि वो इस फिल्म में ऐसा कुछ एलिमेंट्स है। मैंने एक ही बार देखी है फिल्म में, शायद अभी 2 साल हुए होंगे, अभी देखनी चाहिए मुझे वापस। पर पहले बार देखते वक्त कि आपको ऐसे लगता है कि अ, ये आप वापस देखने वाले हो फिल्म, मतलब यू आर श्योर कि ये आप वापस देखने वाले हो फिल्म। मतलब उस तरीके से इसमें मैं चेक कर रहा था कि शायद इसमें नहीं दिखाई हुई ऐसी कुछ साइंस फिक्शन फिल्म एनिमे में ज़रूर होंगी, या फिर एनिमेटेड मूवीज़ में, तो वो इसमें आ रही है। योर नेम फिल्म मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये टेक्निकली साइंस फिक्शन में नहीं दिया इसको, क्योंकि ये फैंटेसी में आती है मेरे ख्याल से, ये साइंस फिक्शन में नहीं आती। बट इसमें सिमिलर एलिमेंट्स है साइंस फिक्शन के, और एज अ रोमांटिक फिल्म ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब मेरी शायद ये मेरी सबसे पसंदीदार एनिमी है, जापानीज़ मूवी है, जापानीज़ एनिमेटेड मूवी है। तो ये भी आपको पता होगी अगर शायद आपको इस तरीके की फिल्म्स आप देखते हो तो। और इसमें कुछ है जो नहीं है मेरी लिस्ट में। परफेक्ट ब्लू में मेरे ख्याल में साइंस फिक्शन है कि नहीं मुझे नहीं अभी याद आ रहा, बट थ्रिलर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रिलर है। इनफैक्ट ये भी मेरी काफ़ी पसंदीदा एनिमी मूवी है। एनिमे जो कुछ बोलते हो, कुछ लोग आई थिंक एनिमे बोलते हैं शायद उसको। तो वो आ गई। और कुछ है इसमें साइंस फिक्शन नहीं, मोनोलॉग नहीं, ये मेमोरीज करके, हाँ इसमें ज़रूर है कुछ साइंस फिक्शन एलिमेंट्स है। ये एंथोलॉजी फिल्म है, मतलब छोटी छोटी 3 शॉर्ट फिल्म्स है। 3 में से 2 तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म्स है। एक गॉथिक हॉरर टाइप की फिल्म है, एक प्रॉपर स्पेस मूवी, आई थिंक वही स्पेस मूवी है, गॉथिक हॉरर और स्पेस मूवी है। उसका नाम मैग्नेटिक रोज, या मैग्नेटिक रोज उसका नाम है। बाद में स्टिंक बॉन्ग करके जो फिल्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, कैसे कॉमेडी टाइप की है, मतलब ब्लैक कॉमेडी टाइप की फिल्म है। कैनन फोडर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आई थी। मैग्नेटिक रोज, स्टिंक बॉन्ग, इसमें से बॉम्ब, ये दो दो फिल्म्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें। और कुछ है साइंस फिक्शन में यहाँ नहीं है 2D एनिमेटेड में, या तो दैट इज़ इट। अब मैं जाता हूँ वापस यहीं पर हमारी, हाँ तो ब्लेड रनर का जो सीक्वल आया था 2017 में, इस ये मैंने ऑनरेबल मेंशंस में रखा है।
इसका मतलब ऑब्वियसली द ओरिजिनल फिल्म मस्ट बी इन द टॉप 10 लिस्ट। इस फिल्म को जब मैंने पहली बार थिएटर में देखा था, मैंने आईमैक्स में देखा था, लेकिन क्या जाने क्यों मतलब मुझे ये नहीं क्लिक हुई थी पहली बार। उसका एक रीज़न ये भी होगा शायद कि मुझे 3D फिल्म ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता था देखने में तभी खास करके। और ये जहाँ मैंने देखा था लोअर परिल में, जो आईमैक्स की स्क्रीन है, वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ है। मतलब बहुत साल हो गए शायद उस स्क्रीन को, अभी शायद वो लोग ने रिनोवेट किया होगा, आई डोंट नो। बट जब भी मैं आई थी तभी देखा था मैंने, मतलब 2017 की बात है, मतलब 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। तो तभी तो वो स्क्रीन रिनोवेटेड नहीं थी, तो थोड़ी काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड स्क्रीन थी वो। और ऊपर से फिर 3D आईमैक्स था, तो चश्मे के ऊपर गॉगल भी था। तो वो एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर होगा। और या फिर शायद मैं फिल्म फेस्टिवल के बीच में वो देख रहा था, मैं फिल्म फेस्टिवल भी चालू था, तो शायद मेंटली मैं पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पहली बार में इतनी एंगेजिंग नहीं लगी थी फिल्म। मुझे यह समझ में आ रहा था कि ये काफ़ी एटमॉस्फेरिक फिल्म है, बट उतनी एंगेजिंग नहीं लगी थी। पर धीरे धीरे मैंने ये बाद में कुछ महीने बाद वापस देखी, और फिर और कुछ महीनों बाद देखी, तो 2-3 बार देखने के बाद मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आती है। मतलब वो जो इसका एक तरीके से, जिस तरीके से डायरेक्ट की है, मतलब हर एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया गया है, साउंड हो, एडिटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, जो 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 एलिमेंट्स विजुअली दिखते हैं इस फिल्म में, वो इतने प्रॉपर है, और इतने उसका इफेक्ट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट के लिए होता है कि प्लॉट भी है इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, थोड़ा स्लो मूविंग है लेकिन काफ़ी एंगेजिंग है वो भी। बट जब आप ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरी तरीके से जब एंजॉय करने लगते हो, तब आपको ये फिल्म अच्छी लगती है। तो वो शायद फटक से नहीं होगा सबको। और मैंने फर्स्ट फिल्म देखी थी, ऐसा नहीं कि मैं ये फिल्म पहले बार देख रहा था तो मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी थी। मुझे ओरिजिनल फिल्म पसंद थी ऑल हर बार, मतलब वो तो फर्स्ट वॉच से ही पसंद थी। बट इसमें थोड़ा अलग एलिमेंट्स थे। मतलब फर्स्ट फिल्म भी वैसे स्लो मूविंग है नरेटिव वाइज, लेकिन फर्स्ट फिल्म में एक डिफरेंस ये है कि बेसिक जॉनरा जो है वो थ्रिलर है। तो जो एक जो पहला नरेशन उसका जाता है, पहला ट्रैक जो जाता रहता है, वो काफ़ी फास्ट मूविंग है पहले फिल्म में। पर उसके साथ वहाँ भी वर्ल्ड बिल्डिंग है, वहाँ भी जिसे बोलते हो ना आप, एक वो एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंस देने का प्रयत्न वहाँ भी है। उसके बारे में मैं बात करूँगा जब भी वो लिस्ट आएंगी। तो ये था ब्लेड रनर। टर्मिनेटर 2 अगेन, वैसे तो ये मेरे ख्याल में ये 90s की सबसे बेस्ट शॉर्ट एडिटेड डायरेक्टेड एक्शन फिल्म है। प्योर एक्शन फिल्म मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें भी साइंस फिक्शन एलिमेंट ये है कि जो विलन रहता है उसके पास ताकत रहती है, और हीरो रहता है, मतलब हीरो नहीं, मतलब जो प्रोटेक्टर रहता है हमारा अर्नोल्ड, उसके पास भी ताकत रहती है। तो दोनों के पास जो ताकत रहती है वो साइंस फिक्शन ओरिएंटेड है। बट एक्चुअली में जो चीज़ें होती रहती है वो सिर्फ चेस होता रहता है। मतलब ये वो जो सारा कॉनर्स है उसका बेटा और ये तीनों भागते रहते हैं, और वो विलन जो है उनके पीछे लगा रहता है। ये चेस सीक्वेंस है, काफ़ी एक पूरा बड़ा चेस सीक्वेंस है पूरी फिल्म। तो एक्चुअल में जो घटनाएं होती है वो साइंस फिक्शन फिल्म्स की नहीं होती, वो एक्शन फिल्म की होती है। तो मेरे ख्याल में ये एक्शन फिल्म है प्रॉपर। अगर एक्शन फिल्म्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा 90s की, या फिर इवन ओवरऑल, तो उसमें ये एकदम टॉप में आएगी, काफ़ी टॉप में आएगी। मतलब 90s की तो एकदम बिल्कुल ही टॉप में आएगी। पर साइंस फिक्शन एलिमेंट आपको जैसे पता है, जो फर्स्ट फिल्म थी वो भी सिमिलर थी, लेकिन फर्स्ट फिल्म में मेरे ख्याल में जो थोड़ा ज़्यादा वो लोग ने ये किया था, प्रयत्न किया था कि उसका जो एक्सपोजिशन है वो थोड़ा और फ्लेच्ड आउट लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फर्स्ट फिल्म थी। ये सेकंड फिल्म तो लोगों को ऑलरेडी वो चीज़ें मालूम है। पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है। मतलब लोग साइंस फिक्शन के बारे में जब बात करते तो वो T2 के बारे में भी बात करते हैं। वैसे पपड़ी का एक और जापानीज एनिमी मूवी है जो आप कह सकते हो कि जिससे इंस्पायर्ड होके क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन लिखी थी या बनाई थी एक तरीके से। और कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि ये काफ़ी नॉन जेनरिक फिल्म है। मतलब इसमें कुछ मतलब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता रहता है, और थोड़ी अनक्लियरिश काइंड ऑफ फिल्म है ये। इसमें जो चीज़ें जो जिस तरीक़ा का मैसेज अगर कुछ होगा स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल।
बट एक विस्केरल एक्सपीरियंस है, मतलब विजुअली भी, नरेटिवली भी, ऑडियो विजुअल्स से जो क्रिएट होता है वो भी। और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंसेप्शन से भी। इंसेप्शन में आपको आधा टाइम तो ये लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, वो देखिए आपको दो तरीके से लेवल में डिफ़िकल्टी आ सकती है फिल्म्स में। एक तो होता है कि इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या करने का। और क्रिस्टोफर नोलन का जो कन्फ्यूजन ये होता है मेरे ख्याल में, जिस वजह से मुझे उसकी कुछ कुछ फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो ये होता है कि उसका कन्फ्यूजन क्या हो रहा है इस पे ही होता है। मतलब जो फर्स्ट ट्रैक होता है ना, जो फर्स्ट नेसेसिटी भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, उसमें वो कन्फ्यूजन करके उसको लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी कर ली। पर एक्चुअल में क्रिएटिविटी इसमें होती है कि आप जो हो रहा है वो होने दो, वो लोगों को समझने दो, पर उसका जो हो रहा है वो आपको समझ में आ गया प्रैक्टिकली, इधर से ए से बी, बी से सी नरेटिव गया फिल्म का, पर उसका अर्थ क्या लगाने का, वॉट इज़ द डायरेक्टर ट्राइंग टू से फ्रॉम इट, वो इंटरप्रिटेशन कन्फ्यूजिंग होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट जो इंसिडेंट्स है वही अगर कन्फ्यूजिंग होंगे तो इट इज़ एन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ फेलियर। तो मैं इंसेप्शन को उस तरीके से देखता हूँ कि वो एक काफ़ी मतलब फेल्ड फिल्म है मेरे ख्याल में। मतलब ऑब्वियसली उसमें भी ओवरऑल कुछ अच्छे एलिमेंट्स है, और मतलब कमेंडेबल फिल्म मेकिंग है विजुअली एस्थेटिकली उसमें भी। बट मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो डिफरेंस है पपड़िका में, वो डिफरेंस नहीं है। पपड़िका में जो होता है वो आपको क्लियरली समझ में आता है, पर उसका इंटरप्रिटेशन आपको खुद लगाने का है, उसमें ये फिल्म खेलती है। जो ट्रेडिशनली सभी फिल्म मेकर्स, जो ग्रेट फिल्म मेकर्स थे, वो ही करते थे। क्रिस्टोफर नोलन ये अकेला बड़ा सुपरस्टार डायरेक्टर है मेन स्ट्रीम का जो उल्टा करता है, जो इंसिडेंट्स में ही कंफ्यूज कर देता है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है नहीं। इसलिए उसका ऑडियंस जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पे कभी जाती ही नहीं है, सब टेक्स्ट में जाती ही नहीं है कभी, क्योंकि वो इंसिडेंट्स में ही अड़की होती है। हालांकि उसने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, ऐसे नहीं है। डार्क नाइट उसने जो प्योर जॉनरा फिल्म बनाई मेरे ख्याल में, वो अनमैच्ड है। उसमें इंसिडेंट्स इतने क्लियर है और सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम नहीं उस फिल्म में। प्रेस्टीज करके उसकी जो फिल्म थी वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। और भी कुछ फिल्में हैं उसकी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। बैटमैन बिगिंस भी मुझे पसंद है, डनकर्क भी मुझे पसंद है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें डनकर्क में भी पसंद है। इंटरस्टेलर भी इंटरेस्टिंग है, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट जो अभी आई थी ओपनहाइमर और ये इंसेप्शन, ये दोनों में मुझे बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स लगती है। तो ये हो गया मेरा नोलन पुराण। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन है वन ऑफ द फनीएस्ट साइंस फिक्शन फिल्म्स, और इसका जो नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब क्योंकि ये बचपन में मैं बहुत बार देखता था। आपको पता होगा कि ये सोनी मैक्स पे लगती थी हिंदी में डब होके तभी, और सोनी पिक्स पे इंग्लिश में लगती थी बाद में। सोनी पिक्स काफ़ी बाद में आया चैनल बाय द वे। सोनी मैक्स पे ये काफ़ी लगती थी फिल्म, और मुझे बहुत पसंद थी ये फिल्म। मैं कभी मिस नहीं करता था अगर टीवी पे देखता लगती होगी तो। और आई डोंट नो, मतलब विल स्मिथ का जो एक करिश्मा के टाइम में, लेट 90s स्पेशली, वो कुछ अलग ही था। मतलब उसके जैसा कोई था ही नहीं। मतलब जो स्टार्स थे हॉलीवुड के या हमारे हिंदी के भी, उनमें से सब में से विल स्मिथ वाज लाइक अ रियल स्टैंड आउट। कुछ अलग ही स्टाइल था उसका तभी के टाइम में। तो ये हो गई आयरन जाइंट, ये भी ऑलमोस्ट तभी की फिल्म है, 99 की फिल्म है आयरन जाइंट। ये ब्रैड बर्ड करके जो डायरेक्टर है, जो बाद में पिक्सार की फिल्म जिसने बनाई काफ़ी सारी, ये देखिए रैटट्यूई जो कि मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है और काफ़ी पॉपुलर फिल्म है पिक्सार की, वो बनाई। और भी कुछ फिल्म्स बनाई। तो ये उसकी फर्स्ट फिल्म थी। इसमें जो एस्थेटिकली एनिमेशन में जो चीज़ें हुई अमेरिकन सिनेमा में, वो बहुत सारी चीज़ें आयरन जाइंट के थ्रू। और नरेटिवली स्पीकिंग काफ़ी सिंपल, हार्ट टचिंग, एकदम जो टिपिकल स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म्स होती थी, खास करके 70s 80s में। ईटी करके आपको फिल्म पता होगी शायद, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे की, तो उस टाइप का ये नरेटिव था, काफ़ी सिंपल था। बट आई थिंक आई वुड से कि आज इतने सालों के बाद ईटी शायद उतनी नहीं वर्क होती है, बट आयरन जाइंट अभी भी वर्क होती है। एक तो एनिमेशन की वजह से वो हमेशा टाइमलेस दिखेगी, वो कभी एस्थेटिकली वॉर्न आउट नहीं होगी, जैसी शायद थोड़ी सी ईटी लगती है आज देखते हुए।
तो मेरे लिए तो ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फिल्म है। और इन जनरल मतलब एनिमेटेड फिल्म्स में भी, मतलब साइंस फिक्शन और नॉट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है। ये एक जो फिल्म है ये काफ़ी घुमाओ फिराओ साइंस, एक पैरोडी, डार्क कॉमेडी, साइंस फिक्शन, रोमांटिक फिल्म, सब टाइम ट्रैवल, सब सब इसमें मिक्स है। थ्रिलर भी है, ऑन द रोड भागते भी रहते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है ये। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बट ब्रूस विलिस है इस फिल्म में। और ब्रूस विलिस ने तभी के टाइम में एक टिपिकल उसकी फिल्मोग्राफी भी थी, जिसमें डाई हार्ड जैसी फिल्में थी, या फिर और कुछ फिल्में थी जो टोनी स्कॉट के साथ एक की थी उसने, एक्शन फिल्म्स थी टिपिकल। और बीच बीच में हमेशा वो ऐसी कुछ ना आड़ी टेढ़ी फिल्में करता था, तो ये उसमें से वो एक आड़ी टेढ़ी फिल्म थी। और इसके ऊपर शो भी बना बाद में, ये आइडिया पे लेके 12 मंकीज, उसका भी सेम नाम है। और ये टेरी गिलियम है, ये डायरेक्टर ही थोड़ा आड़ा टेढ़ा था हमेशा से, मतलब ब्रिटिश डायरेक्टर था, बट काफ़ी उसने इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन फिल्म्स बनाई हैं इसके अलावा भी। तो 12 मंकीज आ गई। गोस्ट इन द शेल आपको पता होगी, ये भी काफ़ी पॉपुलर एनिमी है, फिल्म है। और काफ़ी एस्थेटिकली माइंड बॉगलिंग फिल्म है, मतलब जो एक फील आता है, मतलब जो एस्थेटिक्स का इस फिल्म से, वो कुछ अलग ही है। मतलब वो एस्थेटिक्स के ऊपर ये पूरी फिल्म है, मैं कहूँगा। और वो इस फिल्म का जो लाइव एक्शन रीमेक हुआ था जिसमें स्कारलेट जोहानसन थी, उसमें यही डिफरेंस था कि उसमें वो लोग ने नरेटिव और कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया, एस्थेटिक्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया इस फिल्म ने छोटी छोटी चीज़ों से, एनिमेशन से, जो जिस तरीके के सेटअप्स यूज़ किए वो लोग ने, द क्वालिटी ऑफ एनिमेशन पहले तो, बट इवन वो एक सिनेमैटिक चीज़ है करना, मतलब सिर्फ आपने अच्छा एनिमेशन किया उससे नहीं होता, एक सिनेमैटिक विजन चाहिए होता है उस चीज़ को भी इफेक्टिवली करने के लिए। तो वो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा था। मतलब जापानीज़ एनिमेटेड फिल्म्स में यही डिफरेंस था बाकी की सारी फिल्मों में से, बाकी की सारी एनिमेटेड फिल्म्स में से कि उन लोग के पास जो सिनेमैटिक विजन हुआ करता था फिल्म्स को बनाने का। मतलब मियाज़ाकी की फिल्म्स होंगी या फिर स्टूडियो गिबली की कुछ फिल्म्स होंगी, और ये कुछ ऐसी एनिमी होंगी। वो लोग एक ऑब्वियसली वो लोग एनिमी तो बहुत ज़्यादा बनाते थे लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, सीरीज़ फॉर्मेट के लिए, शो कार्टून के जैसे, पर उसमें एक अलग ग्रामर रहता था। मतलब आपको पता होंगे कि वो जो एक्शन सीन्स होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, मतलब उस टाइप के एनिमीज़ के। घोस्ट इन द शेल वैसी टाइप की एनिमी नहीं थी, वो सिनेमैटिक प्रॉपर एनिमी थी। इवन अकीरा है, ये काफ़ी सिनेमैटिक एनिमीज़ है। तो वैसी सिनेमैटिक एनिमीज़ वो लोग ने लॉन्गर फॉर्मेट में भी बनाई होंगी ऑफ कोर्स, मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, बट जो कुछ मेरा मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया में और कोई ऐसी एनिमी या एनिमेटेड मूवीज़ नहीं बना रहा था तभी, और अभी भी नहीं। मतलब अभी भी कुछ बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगे शायद, जो आउट ऑफ जापान किसी ने एक इतनी इफेक्टिव एस्थेटिक, सिनेमेटिकली एस्थेटिक साइंस फिक्शन एनिमेटेड मूवी बनाई। जापान के अलावा किसी ने ये, आई डोंट थिंक सो किसी ने बनाई होगी। फॉरगेट साइंस फिक्शन, बट इवन अदर काइंड ऑफ एनिमेटेड 2D एनिमेटेड मूवी। तो और कुछ है साइंस इसमें ऑनरेबल मेंशन, तो ये हो गया ऑनरेबल मेंशन। अभी आप सीधे जंप मारते हैं हमारे साइंस फिक्शन के लिस्ट पे। वैसे तो आपको अभी ऑर्डर दिख ही गया, बट फिर भी मैं एक एक फिल्म के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले ये जो नंबर 10 पे, गैलेक्सी क्वेस्ट 1999 की काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म। जो आपको अगर पता होगा, स्टार ट्रेक करके एक शो आता था, स्टार वॉर्स तो सबको पता ही है ऑब्वियसली, पर स्टार ट्रेक करके शो आता था जो स्टार वॉर्स के भी पहले लॉन्च हुआ था। लेट 60s में पहले बार उसका शो आया था, और वो उसका क्रेज़ कुछ अलग ही मतलब था। मतलब एक कल्ट स्टेटस था उसके क्रेज़ को, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो पॉपुलर सबसे बड़ा शो था। मतलब स्टार वॉर्स ऑब्वियसली स्टार ट्रेक से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बट बिकेम, मतलब इट बिकेम मोर पॉपुलर जब फिल्में आने लगी 1977 में। पर ये उसके कुछ सालों पहले, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 सालों पहले, और या 10 सालों पहले आई थिंक लॉन्च हो गया था स्टार ट्रेक टीवी पे। तो उसका क्रेज़ धीरे 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 ऐसे बढ़ा था, और डेडिकेटेड फ़ैन फॉलोइंग थी उसकी। जो क्रेज़ी प्रकार के फैंस होते हैं, गीक जिसे बोलते हैं, मैं स्टार्टिंग में बोला मैं नहीं हूँ करके उस टाइप में, बट वैसे थे स्टार ट्रेक्स, उनको ट्रेकीज बोलते हैं। तो
उन लोग का जो प्यार है उस जॉनरा पे या उस तरीके के शोज़ पे, वो इस फिल्म का सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर बेस्ड ये फिल्म है। पर ये उसको मॉक नहीं कर रही है, ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये कॉमेडी है, एक तरीके से स्पूफ भी है, लेकिन ये फैंस के प्यार को ग्लोरीफाई कर रही है, और ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रही है, उन पे हंस नहीं रही है। तो ये काफ़ी यूनिक मतलब है, मतलब ऐसी फिल्म ही नहीं है दुनिया में जो स्पूफ भी हो और ग्लोरीफाई भी करे उतने ही। एक तरीके से स्पूफ है लेकिन डिग्रेडिंग स्पूफ नहीं है। साइंस फिक्शन को या फैंस का जो पैशन होता है साइंस फिक्शन के लिए, उसको ये डिग्रेड नहीं करती उस चीज़ को, उसको ग्लोरीफाई करती है। मजाक भी इस तरीके से करती है कि वो बताती है कि ये साइंस फिक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उसका इफ़ेक्ट है लोगों पे। वो टंग इन चीक अप्रोच भी है इसमें, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूनिक कॉमेडी है ये। इस तरीके की फिल्म बनी ही नहीं है, मतलब मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ, इस तरीके की फिल्म बनी ही नहीं है। मतलब आपको 1970 से 80s में एयरप्लेन करके एक सीरीज़ मिलेगी, या फिर जो उस तरीके के क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन का जो हाईजैक बीजैक होता था या फिर एक्सीडेंट होता था, डिज़ास्टर मूवीज़ होते थे, उसकी एक मॉकड़ी है। या फिर स्क्रीम की मॉकड़ी आपको पता होगी, स्कैरी मूवीज़ करके, वन स्कैरी मूवी 1 2 3 4, या फिर बहुत सारी फिल्म्स है, मतलब 300 पिक्चर के भी एक पैरोडी है, ट्वाइलाइट की है, बहुत सारे पॉपुलर फिल्म्स की पैरोडी आपको मिलेंगी। ये उस टाइप की फिल्म नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके की फिल्म बनी ही नहीं है दूसरी। बहुत ज़्यादा यूनिक फिल्म है, इतना ही कहूँगा। मैं स्टार ट्रेक की बात कर रहा था, तो ये स्टार ट्रेक में ऑफिशियली नहीं आती है, बट सिंस इस फिल्म ने स्टार ट्रेक के फैंस को इतना प्लीज़ किया, उनका जो ऑब्सेशन है उनके फ्रेंचाइज के लिए या फिर उनके जॉनरा के लिए, उसको इतना सेलिब्रेट किया कि स्टार ट्रेक के फैंस इस फिल्म को स्टार ट्रेक की फिल्म मानते हैं। हालांकि ये नहीं है ऑफिशियली स्टार ट्रेक की फिल्म, ना कैरेक्टर्स के नाम वैसे उस जैसे कैरेक्टर्स है, बट ऑफिशियली ये स्टार ट्रेक फिल्म नहीं है। तो ये उसका पॉइंट था मेरा स्टार ट्रेक के बारे में। नंबर 9 पे है, वो भी एक काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, रोबोकॉप, 1980s की फिल्म है। और ये मुझे फर्स्ट वॉच पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये तो मतलब टिपिकल 80s एक्शन फिल्म है। मतलब 80s में एक्शन का भड़ी मार था हॉलीवुड में, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक्शन का भड़ी मार था। और दो बड़े स्टार्स थे, सिल्वेस्टर स्टेलोन और आर्नोल्ड, और वो उन लोग में एक अलग लेवल का कंपटीशन चालू था, और बाकी उन लोग जैसे बनना चाह रहे थे। ऐसा एक पीरियड था वो हॉलीवुड का। इट्स नॉट नेसेसरली द बेस्ट पीरियड फॉर हॉलीवुड, बट स्टिल उसमें से जो एक फिल्म, ये फिल्म जो आई, तो उस लॉजिक से मैंने शायद देखी होगी, अब पता नहीं मुझे, पर फर्स्ट व्यू मेरा वैसा था कि यार ये एक्शन फिल्म है, ठीक है। पर बाद में सेकंड व्यूइंग या फिर फर्स्ट फिल्म के बाद भी सोचने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये फिल्म कितनी ज़बरदस्त सटायर है। ये सटायर है कंज्यूमरिज्म की, कल्चर की। ये तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गैलेक्सी क्वेस्ट सेलिब्रेट कर रही है ओरिजिनल जॉनरा को, ये बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये सैटराइज कर रही है। तो ये फ़र्क होता है। दोनों लाइट हार्टेड है, दोनों नहीं, ये लाइट हार्टेड नहीं बोलूँगा मैं, मतलब ये एक यूनिक स्टाइल है पॉल वेरोन का, कि उसने 3 फिल्में बनाई है इस तरीके से। इनफैक्ट उसकी दूसरी फिल्म मैं बताता हूँ आपको कौन सी है। एक तो ये है, उसके बाद 90s में 2 फिल्में बनाई उसने। और आपको पता होगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग साइंस फिक्शन फिल्म है। और स्टार स्ट्रिप ट्रूपर्स, इन तीनों फिल्म्स में, तीनों साइंस फिक्शन फिल्म्स है, तीनों एक के बाद एक ऑलमोस्ट बनी है। और तीनों फिल्म्स में मॉकरी है ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर सिनेमा बनाने का जो लॉजिक हुआ करता था, खास करके स्टारशिप ट्रूपर्स में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब उसमें तो मतलब अलग लेवल का मॉकिंग चालू है। बट मैं कहूँगा रोबोकॉप में सटल है, और रोबोकॉप ऐसी फिल्म है जो आपको एक्सपेक्टेड है एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर टाइप फिल्म से, वो भी आपको सब देगी। और फिर आप अगर डीपर जाओगे तो आपको वो सैटायर भी देगी, बहुत अलग, बहुत डीप और काइंड ऑफ एक सोसाइटी का को आरसा दिखाने वाला सटायर, वो भी आपको देगी। तो वो कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है इस फिल्म का। और जनरल बहुत एन्जॉयबल फिल्म है, मतलब लाइट फिल्म है, ऐसे मैं कह रहा था। तो ये है मेरी नंबर 9 फिल्म। नंबर 8 पे है डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स,
2014 की फिल्म, आपको पता होगी। काफ़ी सिंपल स्टोरी टेलिंग, दो पार्टीज़ है, एप्स की और ह्यूमंस की, दोनों में वॉर चालू है। इसके बाद जो फिल्म आई, इसका जो थर्ड पार्ट आया, वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, वो मेरे ख्याल में मिसलीडिंग था, क्योंकि उसमें वॉर एक्सपेक्टेड था पर वॉर ज़्यादा था नहीं। वो वॉर का एटमॉस्फियर था उसमें ज़्यादा, बट में ही ज़्यादा था डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में। तो मेरे ख्याल में ये जो सभी, ये जो अवतार के बाद में एक्चुअली बनी फिल्म है, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो जो अवतार में या फिर और भी फिल्मों में यूज़ की गई, उसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है। उस टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये जो कैरेक्टर सीजर का बना है इस फिल्म में, वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब वो परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। तो मेरे लिए, और दूसरा इसका एक मैं ये कहूँगा एक इंटरप्रिटेशन की, ये एक तरीके से शेक्सपियरन ट्रेजेडी भी है। मतलब इसमें सीजर कैरेक्टर है, उसके कुछ साथी होते हैं, उसमें कोबा करके कैरेक्टर होता है, वो जिसने बहुत सहा होता है, मतलब ह्यूमन एट्रॉसिटी से कह सकते हो कि वो लैब में होता है, तो उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, तो वो सब उसने सहन किया होता है। उसको ह्यूमंस का एक अलग फेस पता होता है जो इन बाकियों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो उसका एक्शंस कैसे होता है और उसका एक्शन से सीजर को कैसे इफ़ेक्ट होता है, तो बहुत ऐसी ड्रामेटिक थिएट्रिकल थिंग्स है इसमें। बट द बेस्ट पार्ट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लैरिटी एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन, द नरेशन, और सिंपल स्टोरी टेलिंग, जस्ट स्टेप बाय स्टेप स्टेक्स बढ़ाने जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़े, और थर्ड एक्ट में उस सबको एक साथ लेकर आकर एक्सप्लोर करना। काफ़ी ट्रेडिशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग है, बट पहली बार वो ये जो फेस रिकग्निशन वाली जो थी टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ कर कर पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बनी थी। इसके बाद फिर काफ़ी फिल्म्स बनी मेरे ख्याल में, अवतार भी इसके पहले बनी, बट अवतार और इसमें आप अगर देखोगे, पहली अवतार की बात कर रहा हूँ मैं, 2009 में जो आएगी, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको लगेगा इन टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी कैप्चर कर सकती है फेशियल परफॉर्मेंस को। तो इसमें बहुत अच्छा कर रही थी वो टेक्नोलॉजी कैप्चर। तो ये मेरी नंबर 8 फिल्म है। नंबर 7 पर है, अभी मैं अवतार की बात की कर रहा था, तो उसी डायरेक्टर की जो एक ही फिल्म, मतलब हर डायरेक्टर की मैं एक ही फिल्म लिस्ट में दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि कुछ कुछ फिल्म मैंने इसलिए ऑनरेबल मेंशंस में रखी, रॉबर्ट जेमेकिस की कॉन्टैक्ट में ले सकता था टॉप 10 में, बट सिर्फ एक ही फिल्म लेनी है, तो मैंने बैक टू द फ्यूचर ओरिजिनल फिल्म ली। तो एलियंस उस तरीके से जेम्स कैमरून की मैंने ली, T2 मैंने बाहर रखी। तो एलियंस मेरे ख्याल में काफ़ी सिंपल फिल्म है। अगेन, ये जो बेसिक लॉजिक होता है, मतलब सभी फिल्मों में एक्चुअली, जेम्स कैमरून के ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में, मतलब अवतार में, अभी का जो नया वाला अवतार आया उसमें, 2009 में, बाद में टाइटैनिक में टू सम एक्सटेंट, बाद में T2 के दोनों फिल्म्स में, और इसमें एलियंस में, और भी कुछ फिल्म बची होंगी शायद। ये सभी में जो फीमेल कैरेक्टर होता है, वो एक सिंपल फार्मूला होता है कैमरून का, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर रखते हैं, और जो एक मस्कुलर चीज़ है, टाइटैनिक में उतनी ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि वो लव स्टोरी थी, ज़्यादा एक्शन फिल्म नहीं थी, बट उनके फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है धीरे धीरे। तो उनके जैसे खास करके इस टाइप के जॉनरा में, ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन जॉनरा में, उनके जैसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट कोई बना नहीं सकता जेम्स कैमरून के जैसा। तो एलियंस उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एलियंस ये तो एक्चुअली सेटअप था ऑलरेडी, ये एक प्रोटैगनिस्ट करके एस्टेब्लिश हो गई थी पहली फिल्म में, जो कि रिडली स्कॉट की थी, एलियन, जो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है एक्चुअली। फर्स्ट एलियन जो थी वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्यों मुझे पता नहीं, मतलब वो भी मैंने थिएटर में देखी थी, ये जो फेस्टिवल में लगी थी तब मैंने थिएटर में देखी थी, पर आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी बेसिक थ्रिलर थी, पर ऑब्वियसली तभी के ज़माने के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में शायद इस फिल्म को ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी कोई इतनी रियलिस्टिक जॉनरा फिल्म नहीं बना रहा था। रियलिस्टिक इन अ सेंस, बेसिक इम्पैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान, बिग एक्सप्लोशंस, बड़ी चीज़ें नहीं होती थी एलियन में, और जो एलियन जो था उसका रिवील भी काफ़ी लिमिटेड था उस फिल्म में। तो उससे ज़्यादा मुझे ये पसंद है। ऑब्वियसली ये मुझे वापस देखनी है ओरिजिनल एलियन, शायद मुझे और पसंद आने लगी ओवर द ईयर्स, लगेगी,
मैंने हाल ही में इसकी जो सीक्वल्स थे अभी क्या आए थे, प्रोमेथ्यूस और ये एलियन कोवेनेंट, वो देखे और मुझे वो दोनों पसंद ज़्यादा है। वो प्रॉबली प्रॉपर मॉडर्न ब्लॉकबस्टर फिल्म्स है, बट उसमें जो एक एक क्या बोलते हैं उसका, वो जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो कि पहले एलियन में बिल्कुल नहीं था। पहले एलियन प्योर जॉनरा फिल्म थी उस तरीके से, उसमें कुछ फिलोसॉफिकल या कॉन्सेप्चुअल ऐसे कुछ था नहीं। तो वो एलिमेंट मुझे ज़्यादा पसंद है कोवेनेंट और प्रोमेथ्यूज में। और वो देखने के बाद आई गेस वापस जब मैं ओरिजिनल एलियन देखूंगा तो शायद और कुछ अच्छा लगे, लेट्स सी। बट एलियंस में ये दोनों चीज़ें थी, थोड़ी बहुत एलिमेंट्स थी, बट बेसिकली एलियंस क्यों वर्क होती है, तो इट्स जस्ट अ टेरिफिक मदर डॉटर फिल्म। मदर डॉटर फिल्म और सेटअप ऑफ एन एक्शन फिल्म, और विलन जो है वो एलियन है, तो उस वजह से वो साइंस फिक्शन फिल्म ही क्वालिफाई होती है। वो बाहर हो रही है, उसके बीच में एक ट्रैवल है, जर्नी है, तो उसमें भी बहुत सारे साइंस फिक्शन एलिमेंट्स है। पर इसका जो थर्ड एक्ट था उसमें फिल्म जो एक्सपेक्टेड है आपको वो देती है, और बहुत देती है। इमोशनल जो अटैचमेंट है मेरे ख्याल में वो एक एलिमेंट होता है फिल्म आपको कौन सी भी जॉनरा के अच्छे लगने में, तो वो इस फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और जेम्स कैमरून की वो स्पेशलाइजेशन है एक तरीके से, वो इमोशनल अटैचमेंट करके देना आपको। तो ये आ गई नंबर 7 पे। नंबर 6 पर जो फिल्म है, द ओरिजिनल प्लैनेट ऑफ द एप्स, 1960s में ये पहली फिल्म थी। इसके बाद और इसके बहुत सारी सीक्वल्स ये वो ऐसे बने 70s में खास करके, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में फिर वापस 2000 में जब भी उसको ये किया, 2010s में जब भी वापस लाया, तो उसमें डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स सेकेंड फिल्म बनी। बट ये ओरिजिनल ट्रिलॉजी की ओरिजिनल पहली फिल्म, और इसमें जो एक्सपोजिशन है, माय गॉड, नथिंग कम्स क्लोज इन टर्म्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ। तो इसका जो मैं बात कर रहा था प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में, तो इसका जो एक्सपोजिशन है वो इसकी खास बात है। और जिस तरीके से ये फिल्म डवेल करती है, मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, वो अनमैच्ड है। मतलब मेरे ख्याल में इसके पहले तो साइंस फिक्शन फिल्म्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। आई एम सपोज, आई एम गेसिंग, क्योंकि साइंस फिक्शन फिल्म्स या फिर हॉरर फिल्म्स, ये ऐसे जो एक इमेज था हॉलीवुड फिल्म्स के बारे में लोगों का, वो कुछ अच्छा नहीं था। मतलब मेरे ख्याल में एक बी ग्रेड फिल्म्स या फिर कम पैसे में बनाने वाली फिल्म्स, उस टाइप का एक ये था। मतलब ऑब्वियसली स्टैनली कुब्रिक फिल्म्स बना रहा था तभी भी उसने एक मतलब वो मेरे ख्याल में इसके एक साल बाद आई, जिसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। बट कुछ एक दो फिल्म मेकर्स होंगे जिसने अटेम्प्ट किया होगा, यूरोप में अगर किसी ने किया होगा तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट हॉलीवुड में साइंस फिक्शन को सीरियसली लेना इस फिल्म के बाद चालू हो गया। तो उस रिगार्ड्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म थी। और आप अगर देखोगे ये फिल्म तो एस्थेटिकली कुछ चीज़ें डेट हुई है इस फिल्म में, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी पुरानी फिल्म लगती है ये देखते वक्त। बट आपको अगर ये फिल्म, मतलब अगर आप एक बार एंगेज हो गए और आप सोचने लग गए जिस चीज़ों पे ये फिल्म बात करती है, तो मतलब आप रीविज़िट कर, मतलब मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो मैं, अगर मुझे अच्छी लगी कोई साइंस फिक्शन फिल्म, तो मेरे ख्याल में ये फिल्म वैसे मैं 2-2 हफ्ता इसके पार्ट्स वापस देखता रहता था। कोई भी अगर आए तो उसको दिखा देता था। मेरे छोटे भाइयों को मैं उनको भगा भगा के ये फिल्म दिखा रहा था, कि उनके पास इतना पेशेंस नहीं कि पूरी फिल्म देखे। तो और एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस फिल्म का, जो ट्विस्ट थोड़ा इस फिल्म से ज़्यादा पॉपुलर है, बट मेरे ख्याल में ट्विस्ट तो है ही काफ़ी इंटरेस्टिंग। बट थ्रू आउट द फिल्म भी जो रेवलेशंस है इस फिल्म में, जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो स्टेटमेंट्स की गई है इस फिल्म में, वो काफ़ी इंगेजिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो काइंड ऑफ पियोनियर ऑफ साइंस फिक्शन, मतलब साइंस फिक्शन के बारे में अगर आप बात करोगे, हॉलीवुड के साइंस फिक्शन खास करके, तो उसमें प्लैनेट ऑफ द एप्स आएगी ही आएगी। मतलब फिल्म मेकिंग वाइज थोड़ी आप बोल सकते हो कि वो ओल्ड हॉलीवुड स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है फिल्म मेकिंग स्टाइल, बट नरेटिवली और
कॉन्सेप्चुअली जो स्टिमुलेशन ये करती है वो काफ़ी अहेड ऑफ द टाइम था, वो बिल्कुल पुराना नहीं है। तो ये हो गई नंबर 6 पे। नंबर 5 पे वापस स्टिमुलेशन की बात करोगे आप, फिलोसॉफिकल स्टिमुलेशन की साइंस फिक्शन के थ्रू, तो स्टॉकर का कोई हाथ ही नहीं धर सकता। ये रशियन डायरेक्टर जो था, सोवियत डायरेक्टर टार्कोव्स्की, काफ़ी क्या बोलते हैं आप, आइकन है ये इंडी सिनेमा और उस तरीके की ऑडियंसेस के लिए खास करके। मैंने इसकी जो 2-3 फिल्में देखी है, मैंने सोलारिस देखी है जो भी साइंस फिक्शन फिल्म है, बट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। और इसकी एक और फिल्म देखी है मैंने, आइवन्स चाइल्डहुड, वो साइंस फिक्शन नहीं थी। तो ये 2 साइंस फिक्शन फिल्म्स थी, उसमें से सोलारिस ज़रा ज़्यादा साइंस फिक्शन बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है। स्टॉकर में वैसे बेसिक एलिमेंट्स है, बट जिस मतलब जो एक फिलोसॉफिकली जो ये सेटअप यूज़ करती है, वो सेटअप काफ़ी साइंस फिक्शन के लिए इम्पोर्टेंट था फ्यूचर में। मतलब जो एक कैसे कह सकते हो आपकी, एक एलिस की जो कहानी थी, आपको पता होगी, एलिस इन द वंडरलैंड की जो कहानी थी, वो साइंस फिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप और थोड़ा आगे बात करूँगा एक फिल्म पे, तभी आपको समझेगा। बट स्टॉकर ने ये पहली बार मेरे ख्याल में किया होगा कि एलिस की जो कहानी है, एलिस इन द वंडरलैंड, उस टाइप की कहानी साइंस फिक्शन के सेटअप में लेके आके, फिर इसमें रेवलेशन फिलोसॉफिकल है, रिलीजन के बारे में है, ह्यूमैनिटी के बारे में, वो सब जो है वो एक टार्कोव्स्की की फिल्म है। मतलब ये जॉनरा फिल्म बिल्कुल नहीं है, एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ फिल्म नहीं है, बट एंगेजिंग काफ़ी है, एनलाइटनिंग है ये फिल्म। अगर आप सिर्फ एंटरटेनिंग पे खुश रहते हो और आपको एनलाइटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए फिल्म के थ्रू, तो आप मत देखिए फिल्म। लेकिन अगर आपको स्टिमुलेशन उस तरीके का भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, रादर आप सब ट्राई करना चाहिए, ऐसे मैं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट भी, एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट भी नेसेसरी है, और थोड़ा स्टिमुलेशन भी ज़रूरी है कभी कभी। तो एज़ पर आवर मूड हम अलग अलग टाइप की फिल्में देख सकते हैं। तो ये उस टाइप की फिल्म है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए कभी। मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी फेस्टिवल में ही, और 3.25 की ऑलमोस्ट ये फिल्म है, 2 मतलब 2 घंटा 45 मिनट्स की ऑलमोस्ट। और मुझे बिल्कुल लू ब्रेक भी उठने की मतलब सूझा ही नहीं, इतना मैं एंगेज था इस फिल्म में। कभी को 2.25 घंटे ख़त्म हो गए मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे उठने का मन ही नहीं किया। मतलब फिल्म ख़त्म होने के बाद भी मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठा रहा, उस तरीके की ये फिल्म थी। तो ये नंबर 5 पे। नंबर 4 टू द फ्यूचर, इसके बारे में क्या ही बात करना, मतलब सबसे पॉपुलर 80s फिल्म, 80s की सबसे पॉपुलर फिल्म, आज भी इसके इतने सारे एलिमेंट्स मीम कल्चर में, सब में इतनी ज़्यादा पॉपुलर फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है। साइंस फिक्शन के थ्रू जो ह्यूमर का पार्ट है वो कैसे एनलाइट हो सकता है, वो साइंस फिक्शन का एलिमेंट यूज़ करके, तो वो भी एक साइंस फिक्शन की खास बात ही हो गई। हालांकि इसमें ज़्यादा साइंस फिक्शन की चीज़ें नहीं होती है, जैसे मैं कह रहा था कि ये ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी है, रादर ये ज़्यादा कॉमेडी है, थोड़ा सा रोमांस है, बट कुछ है इस फिल्म के बारे में, मतलब आप ऐसे उंगली नहीं रख सकते, बट कुछ है, कुछ अलग ही चार्म है इस फिल्म का। मतलब सबसे आइकॉनिक 80s की फिल्म है, मतलब ये इसमें डिफाइन हो जाता है क्यों है ये सबसे आइकॉनिक। इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है नहीं है, बहुत साइंस फिक्शन एलिमेंट्स नहीं है, इवन रोमांटिक एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ह्यूमर भी ऐसे कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब थोड़ा 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 है। इस टाइप का एक ये फील है, और एक अलग ही चार्म है इस फिल्म में जो आप वर्ड्स में नहीं बांध सकते। तो ये मेरी नंबर 4 की थी। और नंबर 3 पे मैंने ब्लेड रनर का बात किया था आपसे कि एस्थेटिकली ये थ्रिलर, एक जॉनर वाइज ये थ्रिलर थी बेसिक लेवल पे, पर एस्थेटिकली अलग चीज़ें चल रही थी इस फिल्म में, और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी थे इस फिल्म में। तो बहुत अलग अलग लेवल्स पे ये फिल्म एंगेजिंग हो जाती है, स्टार्ट से ही सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट है वो भी स्टार्ट में इंट्रोड्यूस होता है, जो जॉनर एलिमेंट है वो भी स्टार्ट में इंट्रोड्यूस होता है, और जो एस्थेटिक्स है वो भी स्टार्ट से ही आपको बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। तो एक कंप्लीट साइंस फिक्शन फिल्म है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की, फ्यूचर वर्ल्ड में अगर मतलब ये हमेशा एक
क्या बोलते हैं उसको, ये बेंचमार्क रही है। हाँ, जो अभी मॉडर्न डेज में जो कंटेंट बनता है, वेब सीरीज़ हो, नेटफ्लिक्स शो हो, फिल्म हो, कुछ भी हो साइंस फिक्शन में, उन सभी के लिए ये एक बेंचमार्क है। क्योंकि इसका जो एक रियलाइज है, मतलब एक जो एजम्पशन था फ्यूचर के बारे में, वो ज़्यादा क्लोज आया है। मतलब डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि इसमें साल 2019 दिखाया है, लेकिन आज जो हम इमेजिन कर रहे हैं डिस्टोपियन फ्यूचर, जो एस्थेटिकली इमेजिन कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हम सिनेमा में या शोज़ में बांध रहे हैं उनको, उसका रिफ्लेक्शन इसमें है, ब्लेड रनर में, ओरिजिनल ब्लेड रनर में इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो जॉनर वाइज मेरे ख्याल में ये साइंस फिक्शन की एस्थेटिक्स वाइज ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म है करंट स्टेज पे। आज जो हम लोग कंटेंट बना रहे, क्रिएटर करके फिल्म आई थी गए साल, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर उसमें भी ब्लेड रनर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और भी बहुत सारी फिल्में, सीक्वल तो आया ही ऑब्वियसली इसका, बट अदर फिल्म एंड अदर फिल्म मेकर्स लाइक डेनिस विलेन्यू, ये फिल्म मेकर होगा, या फिर और भी बहुत सारे फिल्म मेकर, इवन रिडली स्कॉट खुद भी इससे बहुत इंस्पायर्ड है, खुद की फिल्म से ऐसे बोल सकते हो आप। जो कि प्रोमेथ्यूस और एलियन कोवेनेंट में है एलिमेंट्स इसके जैसे कह सकते हैं आप। तो ये नंबर 3 पे थी। नंबर 2 पे है, जिसकी मैं बात करने वाला था, स्टैनली कुब्रिक की फिल्म है जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब फिल्म्स एवर, ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड में ये लिस्ट आती है। इसमें जॉनर, इसको जॉनर फिल्म बोल के बांधना बहुत गलत होगा, तो इसको मैं साइंस फिक्शन फिल्म बोल सकता हूँ, लेकिन जॉनर फिल्म नहीं बोल सकता हूँ। बट आई फील कि ये जो सेटअप था उसका जो मतलब जो सिनेमैटिक फॉर्म कुब्रिक ने इसमें बांधा और जो कैप्चर किया कैमरा में, फिल्म में, वो मेरे ख्याल में अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि साइंस फिक्शन को हम इम्पोर्टेंट जॉनरा मानते। हालांकि ये जॉनरा फिल्म नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको जॉनरा फिल्म नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जो एलिमेंट्स बांधे, मतलब इवन स्टार वॉर्स 1977 में आई इसके काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी टिपिकल रिवेंज थ्रिलर टाइप की एक स्पेस ओपेरा टाइप की फिल्म है, सीरीज़ है पूरी। वैसा ये बिल्कुल नहीं है, पर इसके आने की वजह से वैसी फिल्म्स भी आई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अब जबकि इतना सीरियसली हम ले रहे हैं उसके, तो उसमें हम बड़े बजट फिल्म्स बना सकते हैं, बड़े फ्रेंचाइज फिल्म्स बना सकते हैं, लोग देखेंगे, क्योंकि लोग अब सीरियसली ले रहे हैं इस जॉनरा। तभी ऐसे सभी सुपर हीरो जॉनरा नहीं था, तो सुपर हीरो कैसे रेडीमेड जॉनरा होता है, वो पहले से ही कॉमिक बुक में हिट हो गया है और फिर वो फिल्में आती है। तो इसका इनिशियल से स्टार्ट होना पड़ता है, तो उसके लिए दूसरी फिल्में लगती है। दूसरी फिल्मों ने छोटे छोटे लेवल पे पहले चीज़ें करनी होती है, फिर बड़ी चीज़ें उसमें आती है। तो उसमें से ये छोटी चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बट पॉपुलैरिटी वाइज ये छोटी चीज़ थी। मतलब ऐसे नहीं थी कि वो स्टार वॉर्स इतनी पॉपुलर तो नहीं थी जब ये आई थी, बट सीरियसली लेने में इसका सबसे बड़ा हाथ है साइंस फिक्शन को। प्लैनेट ऑफ द एप्स को मैंने बात कर रहा था कि वो भी सेम ईयर में आई 68 में। प्लैनेट ऑफ द एप्स नरेटिवली और कॉन्सेप्चुअली और या फिर फिलोसॉफिकली उस वजह से वो सीरियसली ले जा सकती है, बट उसका जो सिनेमैटिक एलिमेंट था वो थोड़ा पुराना था, पुरानी स्टाइल का था, ट्रेडिशनलिस्ट था। इसमें सिनेमैटिक एलिमेंट ऑफ द फ्यूचर था ऑलमोस्ट। क्योंकि कुब्रिक जैसी फिल्में बना रहा था तभी। इसके पहले उसने एक फिल्म बनाई थी, हाउ आई स्टॉप वरिंग एंड लविंग द बॉम्ब करके, वो काफ़ी अनयूजुअल वॉर कॉमेडी, सटायरिकल ब्लैक कॉमेडी थी। तो उसका तो अलग ही चालू था, मतलब कुब्रिक के जैसा फिल्म मेकर था ही नहीं वैसे भी, पर खास करके इन 2 फिल्मों से वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद में उसने बाकी सब फिल्में बनाई, क्योंकि उसके पहले कुछ ट्रेडिशनल फिल्म्स भी कुब्रिक ने बनाई थी, क्योंकि उसको बनानी पड़ी थी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने उसको काम जब भी, तो उसका उसमें का पूरा विजन नहीं हुआ करता था। पर जब भी उसने वो बनाई, डॉक्टर स्ट्रेंजलव बनाई और उसके बाद ये बनाई, तभी ये कुब्रिक की प्योर विजन वाली फिल्म थी। और भी इसके बारे में कुछ बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम, बट नंबर 1 जो मेरी फिल्म है ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म में, मैट्रिक्स है। शायद मैं स्पेस ओडिसी को भी रख सकता था, लेकिन मैट्रिक्स मेरी पर्सनल, मेरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल फिल्म है।
मैट्रिक्स का जो पहला एक्ट है वो मैंने इतने बार देखा हुआ है, मैं कभी भी बोर होता हूँ तो वो पहला एक्ट तो लगा देता हूँ, और वो पूरा जो एक्सपोजिशन जिस तरीके से आता है, और जो वो जो सीन है, वेलकम टू द डेजर्ट ऑफ द रियल, वो जो पूरा रेड पिल ब्लू पिल, वो जो पूरा सीन है, सीक्वेंस है, इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। मैं कितने बार भी देखूंगा तो भी बोर नहीं होऊंगा उससे। लोग इसका एक्शन भी बहुत इन्फ्लुएंशियल मानते हैं, मैं भी मानता हूँ अर्थात, बट मैं एक्शन के लिए नहीं वापस वापस देखता ये फिल्म। मतलब एक्शन भी बहुत अच्छा है, बट वो रीज़न नहीं है कि ये फिल्म मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है। मेरी ये फिल्म इतनी ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजिशन, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड दैट दे हैव बिल्ट, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वे दिस कैरेक्टर इज क्रिएटेड इनिशियली। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो ऑलमोस्ट पावरफुल बन जाता है, और फिर नेक्स्ट 2 फिल्म्स में वो कैरेक्टर उतना इम्पैक्ट नहीं है उसका। नेक्स्ट 2 फिल्म्स भी एंगेजिंग है, मुझे पसंद है नेक्स्ट 2 फिल्म्स भी एक्चुअली। उसमें खास करके जो थर्ड फिल्म है, थर्ड या सेकंड मुझे याद नहीं, पर उसमें भी काफ़ी ट्विस्टेड चीज़ें हैं। सेकंड या थर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सेकंड या थर्ड दोनों में से एक बहुत लाइट फिल्म है और एक थोड़ी ट्विस्टेड फिल्म है, बट दोनों एन्जॉयबल फिल्म है वो भी। बट कैरेक्टर वाइज नियो का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सेटअप हुआ है, जिस तरीके से वो एज अ प्रोटैगनिस्ट सेटअप हुआ है, कि लोग उसको सोचते हैं कि ये मसाया है, पर उसको खुद को डाउट है, उसको खुद को कुछ पता ही नहीं है। तो उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन का जर्नी है, वो जो आर्क है जो पहली फिल्म में है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब वो आर्क भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है लोगों पे इस तरीके के कैरेक्टर्स क्रिएट करने में। बट मैट्रिक्स का इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से लाया होगा, इसके ऊपर आप अगर बात करोगे तो मैं अभी जो इसकी बात कर रहा था स्टॉकर की, तो स्टॉकर में जो एलिस का जो मैं बात कर रहा था कि एलिस इन द वंडरलैंड का जो एलिमेंट था, इसमें भी वही है। इसका जो बेसिक सेटअप है स्ट्रक्चर का, वो वही है कि ये जो है नियो जो होता है, वो अगर नॉर्मल दुनिया में जी रहा है तो वो नॉर्मल ऊपर जी रहा है। उसको एक खरगोश लेके जाता है ज़मीन के नीचे, जो एलिस वंडरलैंड होता है उसमें लेके जाता है, जो कि मैट्रिक्स की दुनिया है। राधा इसमें ऐसा कि जो एक्चुअल में है वो रियल वर्ल्ड है, और फैंटेसी वर्ल्ड में वो जी रहा था। तो वैसे अगर आप सोचोगे तो ये पहले ज़मीन के अंदर था, और खरगोश इसको ज़मीन के बाहर खींच कर लेके आया। तो ये एक एलिमेंट है, एलिस का जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स में। एक्चुअली एलिस के एलिमेंट पे और भी फिल्म्स बनी थी पहले, साइंस फिक्शन फिल्म्स नहीं बनी थी। मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने एक फिल्म बनाई थी जो एलिस के सेटअप पे थी, जो उसका नाम था आफ्टर हार्स करके। वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे थ्रिलर थी, ऑलमोस्ट रियल टाइम में होने वाली। एक बंदा कहीं पर जाता है और अड़क जाता है, और फिर क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती है, वैसी वो फिल्म थी। काफ़ी ह्यूमरस फिल्म थी वो भी, काफ़ी फास्ट ट्रैक फिल्म थी, फास्ट पेस्ड फिल्म थी। और भी शायद कुछ फिल्मों में हुआ होगा, एलिस वंडरलैंड का जो एलिमेंट्स है वो यूज़ किए होंगे। प्लेटो की एक थियरी होती थी, तो वो भी उसमें मिक्स्ड है एलिस की स्टोरी के साथ। प्लेटो की थियरी आपको पता होगी शायद, कि जो केव्स के अंदर रहते हैं उन लोग को बाहर की दुनिया की परछाइयाँ दिखाई देती है, तो उनको लगता है कि यही दुनिया है। मतलब सिर्फ परछाई दिखती है बाहर की दुनिया में, बाकी बाहर दुनिया है ही नहीं, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने केव के बाहर कभी कदम रखा ही नहीं है। तो वो वैसे इस मैट्रिक्स में जीने वालों को पता ही नहीं है कि मैट्रिक्स के बाहर एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो वो प्लेटो की केव थियरी बोलते हैं उसको, एलेगरी ऑफ केव्स बोलते हैं प्लेटो की। उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स बनी है, यूरोप में बनी है। यॉर्गोस लांतीमोस करके एक फिल्म मेकर, उसने डॉग टूथ करके फिल्म बनाई थी, जो इसी फिलोसॉफी से रिलेटेड एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ सोशो पॉलिटिकल मैसेज देती है, काफ़ी वेड वे में। मैट्रिक्स का ये जो इनिशियल सेटअप है उसमें ये सब चीज़ें आती है, और ये हर चीज़ हर बार मैं जब देखता हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे स्टिमुलेट करती है। इसलिए मैट्रिक्स मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस फिक्शन फिल्म है, बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन दैट हैपन्स एवरी टाइम। कुछ लोगों ने इसका रेफरेंसेस गीता से भी निकाला हुआ है, कि गीता के रेफरेंसेस है, तो रिलीजियस एलिगरी इसमें ज़रूर है। गीता की हो या ना हो, पर जीसस क्राइस्ट की तो ऑफ कोर्स है। जो मसाया जिस तरीके का कैरेक्टर होता है नियो का, तो उसका कनेक्शन आप जीसस से बिल्कुल कर सकते हो।
और भी इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस फिल्म की दुनिया के भी किए गए हैं, कि जैसे कि लोग कहते हैं कि सेकंड फिल्म में या थर्ड फिल्म में या पूरे थ्रू आउट द 3 फिल्म्स ये वीडियो गेम ही होता है, मतलब ये गेम के अंदर ही होता है, ये मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, इसको बाहर निकाला ही नहीं था। जो आई थिंक फोर्थ फिल्म में उस तरीके का शायद हिंट किया था। मुझे फोर्थ फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है जो अभी आई थी 2021 में, आई थिंक इतनी बकवास फिल्म लगी मुझे वो, कि उसमें नॉस्टैल्जिया जो फैक्टर था वो यूज़ किया था एज अ काइंड ऑफ टेम्पटेशन फॉर द ऑडियंसेस, बट जो पे ऑफ था उसका वो काफ़ी ढीला था, मतलब कुछ मुझे याद भी नहीं क्या हुआ था, इतनी वो मुझे अनइंटरेस्टिंग लगी थी फिल्म। बट ये 3 फिल्म, तीनों में एक सजेस्ट किया हुआ है कि लोगों को अगर आपको बांध के रखना है किसी भी चीज़ में तो उनको एक मसाया देना पड़ता है झूठ मूठ का, ताकि वो उधर बंधे रहे। तो नियो ये झूठ मूठ का मसाया था, जो ये मार्स ये जो थे अपने, क्या नाम है उसका, है भूल गया मैं, जो मॉर्फियस वगैरह थे, इन लोग को एक तरीके से दिया हुआ गाजर था मैट्रिक्स वालों ने, पर एक्चुअल मैट्रिक्स उन्होंने ब्रेक किया ही नहीं था उसने पहले फिल्म के एंड में, ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है। बट ये खूब ज़्यादा बोलते हैं ना आप, खुद ज़्यादा सेल्फ इंटरप्रिटेशन है, मतलब फिल्म्स में थोड़ा बहुत आपको स्कोप दिया कि खुद का इंटरप्रिटेशन करोगे आप, बट इस इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि आप जब इसमें रिलीजियस इंटरप्रिटेशन करते हो, फिलोसॉफिकल करते हो, ये जो कहना है इस फिल्म का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसमें अगर आप जाओगे तो ज़्यादा इंगेजिंग आपको होगा, इंस्टेड ऑफ कि जो उसका साइंस फिक्शन एलिमेंट है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन करने से अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। तो काफ़ी इस पे बात कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स के बारे में कभी बात ख़त्म ही नहीं होगी। बट एक बात मैं एक्शन फिल्म के इससे भी कहना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली X2 और X1 देखी, मतलब एक्समैन की जो फिल्म्स आई इसके कुछ 2 ही सालों बाद पहली फिल्म आई 2001 में, आई थिंक वुल्वरीन वो सब जो था उसमें ह्यू जैकमैन की, उस फिल्म में भी होगी, या फिर और भी बहुत सारी फिल्में जो खास करके 2001, 2002, 2003 इस पीरियड में जो बनी एक्शन फिल्म्स, या फिर जो क्विंटेसेंशियल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, सुपर हीरो फिल्म्स जो कुछ है, उन सभी फिल्मों में इसका जो एस्थेटिक और एक्शन का जो विजुअल फॉर्म था वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था लोगों को, क्योंकि लोगों के ऑलमोस्ट दिमाग खोल ही दिया था इस फिल्म ने कि इतना स्टाइलाइज्ड एक्शन हो सकता है, हम लोग इस तरीके से एग्जैजरेट कर सकते हैं एक्शन सीन्स को, ये सब लोगों को पहली बार मालूम पड़ा। हालांकि इसके पहले भी एक्शन फिल्म्स स्टाइलिस्टिकली बन रही थी, बट इसका एक अलग फ्लेवर था, वो ज़्यादा पिकअप किया फिल्म्स ने, बाकी हॉलीवुड फिल्म्स में खास करके इसके आने वाले डेकेड में। बट मेरे लिए तो मैं तो इसके एक्सपोजिशंस पे ही बेस्ड पे दीवाना हूँ, मतलब मेरे लिए एक्शन है ठीक है, बट मैं तो ये फिल्म वापस देखता हूँ एक्सपोजिशन के लिए। अभी मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस स्टार्ट करूँगा, अभी मैं थोड़ी सी देखूँगा वापस तो ठीक है, तो ये था मेरा साइंस फिक्शन का। अगर आपको पसंद आए तो, अगर आपको और अलग किसी टाइप की लिस्ट चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।